सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग डे 6 में देखेंगे एनसीईआरटी का कंटेंट क्लास 12th चैप्टर बायोलॉजी एवोल्यूशंस। ठीक है बेटा। अब इसमें एवोल्यूशन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट वाज द लुईस पास्चर ऑब्जर्वेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। यही क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है लाइफ इज प्री ऑक्युपाइड एंड लाइफ कम फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड लाइफ कम ओनली फ्रॉम पोस्ट एग्जिस्टिंग लाइफ एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट लाइफ। बता रहा है कि जो लुईस पास्चर थे उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ कैन नॉट अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। ही डिस्प्रूव्ड राइट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्रू हिज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा, ठीक है बच्चे, हमने ये एक्सपेरिमेंट क्लास में पढ़ा था। शोइंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? लाइफ कम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये वाला जो है। ठीक है बच्चे, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर, यहाँ पे आंसर है इसका, देखो फर्स्ट का। लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग propose that the life could have come from pre-existing non-living organic molecules and that formation of life was preceded by chemical evolutions। देखो बच्चे, बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग बताएंगे कि जो हमारे पास ओपेरन, देखो लुईस पास्चर का इसमें कोई रोल नहीं था, मिलर का भी नहीं। ओपेरन और हेल्डन जो थे उन्होंने क्या दिया था? केमिकल एवोल्यूशंस दी थी। देखो बता रहा है कि ओपेरन एंड हेल्डन वर व्यूड द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुड हैव फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, प्रीसीड होता है उससे पहले, लाइफ आने से पहले, है ना। किसी भी लाइफ की किसी केमिकल एवोल्यूशन से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ये किसने बताया है? प्रीबियोटिक सूप, ओपेरन एंड हेल्डन ने। तो इसका जो राइट होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? सी पार्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्टेड एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशंस में आप लोग देख सकते हैं क्या आएगा बच्चे? चार्ल्स डार्विन का तो इसमें है नहीं, इसमें नेचुरल सिलेक्शन डार्विन फिंचेस में इसका रोल है। अर्नेस्ट हैक्कल इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। अर्नेस्ट हैक्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन पे सपोर्ट किया था। ठीक है, अब ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी और मिलर ने यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, इसने इसका आंसर बताया है। अर्नेस्ट हैक्कल ऑब्जर्वेशन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट इज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। ठीक है, आपको याद होगा बच्चे, ऑन्टोजीनी रिपीट फाइलोजीनी वाला स्टेटमेंट भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसी ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है? बी पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट हैक्कल। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अर्नेस्ट हैक्कल एम्ब्रियोनिक एवोल्यूशन। देखो इनमें से कौन है जिसने अर्नेस्ट हैक्कल का एम्ब्रियोनिक एवोल्यूशन के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर एंड नन ऑफ द अबव। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है। कार्ल अर्नेस्ट वेन बोर जो था noted that embryos never pass through the adult stage of other animal। इस थ्योरी को भी ड्रॉबैक्स देखने वाले कौन थे? कार्ल अर्नेस्ट वेन बेयर था, जिसने इसको भी फेल किया था। ठीक है, रिजेक्ट जिसने किया था अर्नेस्ट हैक्कल की थ्योरी को। इसने क्या बताया था कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक फिलोसफिक जोलॉजी क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये याद रखना। हमारे पास फिलोसफिक जोलॉजी क्यू जो बुक है बच्चे, वो किसने लिखी है? वो अर्नेस्ट हैक्कल ने ही लिखी है। ठीक है,
आपके लेमार्क ने लिखी है। लेमार्क की यही एक सक्सेसफुल है, क्या है, फिलोसफिक ज़ूलॉजी क्यों। तो बच्चे द बुक वाज रिटन बाय कब, 1809 में, बाय द फ्रेंच नेचुरलिस्ट दैट इज लेमार्क। ठीक है, ये पार्ट आएगा फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट होमोलॉजी। देखो बेटा, होमोलॉजी क्या इंडिकेट करता है, कॉमन इंसिस्ट्री एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या करेगा इंडिकेट बच्चे, होमोलॉजी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कॉमन इंसिस्ट्री और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कहने का मतलब हम सब पहले एक ही थे, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट हम लोग क्या हो गए हैं, डाइवर्ज हो गए, है ना। जैसे हम किसका बोल सकते हैं, मैमल, बैट, फिश, राइट। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है और बेसिकली पहले ओरिजिन सबका सिमिलर था। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या हो सकता है बच्चे, इसका ए वाला पार्ट। ये बॉटनी में एग्जाम्पल है बच्चे होमोलॉजी की, कुकुरबिटा एंड बोगनविलिया, ठीक है, और व्हेल एंड बैट आपकी जूलॉजी की एग्जाम्पल है। तो ये दोनों ही होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है बच्चे, इसका सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डू यू एनालॉग स्ट्रक्चर्स लाइक विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स रिप्रेजेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडॉप्टिव रेडिएशंस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यस, ये वाला सही है। कैसे बच्चे ये सही है, देखो एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या होती है, ओरिजिन डिफरेंट होती है और फंक्शन सेम रहते हैं उसके, ठीक है। जैसे आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज़ ऑफ मैमल्स, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन विजन, फंक्शन क्या है, टू सी, है ना, देखने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर बोलता है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दैट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटीज। ठीक है बच्चे, तो इसका सी पार्ट आ जाएगा। विच ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, एडॉप्टिव रेडिएशंस क्या होती है, डार्विन फिंचेस को बोलते हैं हम लोग, है ना। डार्विन स्पॉटेड द फिंचेस Galapagos Island and observed that there were variety of finches in the same island. They evolved on the same islands. ठीक है बच्चे, तो इसका क्या आएगा आपके पास, बी पार्ट आएगा। मतलब गुड एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्टिव रेडिएशंस की डार्विन फिंचेस। एडॉप्टिव रेडिएशंस का मतलब होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बीक्स में जो चेंज आई है उसको एडॉप्टिव रेडिएशंस बोलेंगे। Which among the followings are the two key concepts of Darwin theory of evolution? Natural selections, branching, adaptive radiations, and both A and B. देखो बच्चे, इसमें मुझे ना adaptive radiations तो है नहीं इसका, ठीक है, बट यहाँ पर आपका ये वाले स्टेटमेंट दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं। कौन कौन से बच्चे, एक तो नेचुरल सिलेक्शन है, उमंग द फॉलोइंग टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डेसीडेंट, ए और बी इसका राइट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दो ऑप्शन को कंबाइन किया होगा तो वो ठीक ऑप्शन होगा, डी पार्ट इसका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। The principle state that alleles frequency in a population are not stable and is not constant generation after generations। ठीक है, तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके रिस्पेक्ट पे। तो ये क्या बोल रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो होती है वो स्टेबल जनरेशंस नहीं रहती है ना, स्टेबल नहीं रहती जनरेशंस। प्रिंसिपल दैट alleles frequency in a population are not stable and is not constant generation after generation। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, द प्रिंसिपल स्टेट दैट एलील्स फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन स्टेबल, ठीक है, एंड इज कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशंस। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। व्हाट इज जीन पूल? A constant gene pool is important for maintenance of genetic equilibriums. जीन पूल जो होता है बच्चे, अगर माइग्रेट नहीं होते हैं जीन तो हमारा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है वो फॉलो होता है। अगर जीन पूल्स में माइग्रेशन आ जाती है बच्चे तो हमारा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड दियर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? जीन पूल बोलेंगे। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट डायनासोर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट डायनासोर? इसमें से आपने बताना है, ठीक है। जैसे हमारे पास टायरेनोसोरस होता है, ठीक है, टायरेनोसोरस वॉज द बिगेस्ट डायनासोर, 20 फीट इन हाइट एंड डेगर लाइक टीथ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे यहाँ से। व्हाट वाज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हेबिलस, ठीक है बच्चे। तो होमो हेबिलस की ब्रेन कैपेसिटी हम लोगों को किस में पूछा गया था? आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है। होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। होमो हेबिलस वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स एंड डिड नॉट ईट मीट, ठीक है। नेक्स्ट, what were the feature of Homo erectus? What were the feature of Homo erectus? Homo erectus evolved in 1.5 million years ago. Which of the following men used hide to protect their body and buried their dead? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? ड्रायोपिथिकस नहीं, निएंड्रीथल्स जो थे वो अपनी बॉडी को हाइड कर देते थे। Neanderthal men with the brain size 1400 cc lived in Near East, Central Asia and used hide to protect their body and buried their dead, ठीक है। तो आपका Neanderthals जो है राइट आंसर है। When this Homo sapiens arose, when this Homo sapien arose, Homo sapiens कब एरोज हुए थे, कब आए थे? 65 से 75,000, या हम बोल सकते हैं बच्चे इसमें 75 से 80 ईयर्स एगो, ठीक है, और 75,000 से 10,000 ये वाला, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है बच्चे। निएंडरथल मैन वाज द ब्रेन साइज दिस एंड नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया एंड यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट, और ये आ गया इसका राइट। 17 में आप लोग देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नियो डार्विनिज्म्स? नियो डार्विनिज्म्स पे आप बताओगे, म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, नेचुरल ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है बेटा। नियो डार्विनिज्म्स ने क्या बोला था? नियो डार्विनिज्म्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन आर शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर? एनालोगस, होमोलोगस, मॉडिफाइड ऑर्गन या स्ट्रिप्ड ऑर्गन? बताओ बच्चे, ये हमारा होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि बेसिक सेटअप बोन जो है वो सबका सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सब का सेम है, बट क्या होता है कि लेटर ऑन ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस हमारी बॉडी क्या करती है, हैबिटाट के अकॉर्डिंगली अपनी बोन का सेटअप भी अरेंज कर लेती है। तो होमोलोगस ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट हैव सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका बी पार्ट। व्हाट इज द कॉज ऑफ फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन? व्हाट इज द कॉज ऑफ फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन? देखो बच्चे, इसका है जेनेटिक ड्रिफ्ट। कैसे? जीन फ्लो अकर विन जीन माइग्रेशन अकर मल्टीपल टाइम्स, इट हैज सेम occurs by chance, it is called genetic drift, and the original drifted population become founder and this effect is called founder
इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीशीज इज गिवन geographical area starting from point and radiating in other areas of the habitat is called। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, साल्टेशन नहीं, अडॉप्टिव रेडिएशंस बोलेंगे। पहले तो हम सब सिमिलर कंडीशन पे थे, बट लेटर आर ड्यू टू हैबिटाट स्ट्रेस, ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट को अडॉप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 में अभी किया हमने, यहाँ पे देख लेना। 22 में वेयर वी कैन सी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग डन बाई ह्यूमन्स। तो क्या बताओगे, मध्य प्रदेश। ये थोड़ा सा वोकैबुलरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपने इसको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है। 23 वाला, 24 और 25 अराउंड 30 तक क्वेश्चन है बच्चे, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। टोटल 30 तक क्वेश्चन आप लोग इसके सॉल्व करोगे, तो इसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू क्लास।